मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इन्फ्लेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इन्फ्लेशन की मीनिंग क्लियर कर ली थी और रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन भी क्लियर कर लिया था। मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन में मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई उसके रिस्पेक्ट में कम हो तो वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, पहले की तुलना में उनके मूल्य बढ़ जाते हैं। तो इन बढ़े हुए मूल्यों की वजह से हमारी इनकम की क्रय क्षमता, खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये संपूर्ण स्थिति ही इन्फ्लेशन की कहलाती है। फिर हमने ये भी देख लिया था कि इन्फ्लेशन किन कारणों की वजह से होता है। हमने वहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लैक ऑफ सप्लाई और ग्लोबल रीजन के बारे में बात की थी। हमने डिमांड पुल में बताया था कि जब डिमांड के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाए। कॉस्ट पुल का मतलब प्रोड्यूसर की उत्पादन की लागत बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाए। लैक ऑफ सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई बाधित होने की वजह से मूल्य बढ़ जाए। और ग्लोबल रीजन का मतलब बताया था कि कई बार वैश्विक कारण भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कारण पढ़ लिए थे। आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि इन्फ्लेशन के काइंड्स कितने, यानी इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है। यहाँ हमने लिस्ट बना के रखी थी कि कौन कौन से प्रकार हैं इन्फ्लेशन के जो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नाम देख लेते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन है, क्रेपिंग इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग, स्क्यूफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। इन्हें हम पढ़ते भी जाएंगे, उदाहरण से समझते भी जाएंगे। और इसे पढ़ाने का एक और उद्देश्य ये है कि आपको ये भी समझ में आए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस प्रकार की इन्फ्लेशन चलन में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में। पहला टाइप हाइपर इन्फ्लेशन का। नाम से ही लग रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत हाइपर है, यानी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसको हिंदी में कहते हैं दौड़ती हुई मुद्रा स्थिति, यानी महंगाई की वो स्थिति जहां पर महंगाई बहुत तेजी से दौड़ रही है या बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या होता है इस स्थिति में? हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में सबसे पहला जो स्थिति होती है कि वहाँ पर मूल्यों के जो वस्तुओं के मूल्य हैं वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वहाँ पर जो प्रचलित मुद्रा है उसकी क्रय क्षमता बहुत तेजी से प्रभावित होने लगती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या क्या होता है, तो इसे ज़रा एग्जाम्पल से भी समझते चलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में सबसे पहली बात अगर की जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में जो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन होगा, यानी महंगाई बढ़ने की जो दर होगी वो नियर अबाउट 2 to 3 डिजिट की होगी। यहाँ पर 2 से 3 अंक की होगी। 2 से 3 अंक का मतलब 2 अंक मतलब 99%, यानी महंगाई 99%, 2 डिजिट। और 3 डिजिट का मतलब क्या हो गया? 999%। तो कहने का मतलब है महंगाई की दर बहुत हाइपर होगी, यानी जो मूल्यों में वृद्धि की जो रफ्तार है वो 2 to 3 डिजिट की होगी, ना कि 2 से 3%। प्रतिशत ये लिखा है और ये डिजिट। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में जो इन्फ्लेशन की रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। और इस स्थिति में जो वहाँ की जिस इकॉनमी में ये हाइपर इन्फ्लेशन होगी वहाँ पर सबसे इस कारण की वजह से क्या होगा कि वहाँ की जो करेंसी है, जो भी वहां उस देश में कोई ना कोई करेंसी चल रही होगी, उसकी परचेजिंग पावर शून्य हो जाएगा, 0। यानी कि उस देश की में जो करेंसी चल रही होगी उसको अगर आप बाजार में लेकर जाते हैं तो उस मुद्रा से कोई भी वस्तु आप परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस समय मुद्रा की जो क्रय क्षमता है वो शून्य हो चुकी है। क्योंकि चीजों के दाम जितनी तेजी से बढ़ेंगे मुद्रा की क्रय क्षमता उतनी ही तेजी से घटती रहती है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि पहला कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा कि 2 से 3 अंक की होगी, और प्लस हमने बात की कि वहां की जो भी करेंसी चल रही होगी उसकी परचेजिंग कैपेसिटी शून्य हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे होंगे तो उस मुद्रा की खरीदने की क्षमता भी बहुत तेजी से घट रही होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखने को मिलती है। अगर इस समय मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल दूं कि किन अर्थव्यवस्थाओं में आपको अभी हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिलेगी, तो लेटेस्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वेनेजुएला,
और ईरान, दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पर आपको हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिलेगी। मैं एक एग्जांपल भी बता देती हूँ कि वेनेजुएला में क्यों हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बनी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है और वो वो क्रूड ऑयल के निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था है। और अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि पिछले 1-2 सालों में क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जो है क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेजी से गिरे हैं। स्पेशली आप देख रहे होंगे जो क्रूड ऑयल 110-120 डॉलर प्रति बैरल होता था, वो नियर अबाउट आज के सिनेरियो में देखें तो 30 से 40 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। तो इस स्थिति में जो वेनेजुएला था, जो तेल का निर्यात भारी भरकम मात्रा में करके बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व रिसीव करता था, आज उसके फॉरेक्स रिजर्व, तेल तो उतना ही बेच रहा है लेकिन जो विदेशी मुद्रा आती थी वो फॉरेक्स रिजर्व अब पहले की तुलना में कम आ रही है। और जब किसी देश के पास फॉरेक्स रिजर्व कम होने लगता है तो वो अपनी ज़रूरत का सामान जो इम्पोर्ट करता था वो अब वेनेजुएला कर नहीं पा रहा है। यानी कि अब जब एक्सपोर्ट से मिलने वाला फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया तो वो अपने ज़रूरत के इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है उस सीमित फॉरेक्स रिजर्व की वजह से। इस वजह से उसकी इकोनॉमी में सप्लाई बाधित हो गई है और डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत तेजी से गैप बढ़ने लग गया। इस वजह से वहाँ पर स्पेशली खाद्य पदार्थों के मूल्यों में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। और वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। तो हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खराब स्थिति मानी जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में एक्चुअल में होता क्या है। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करने जा रहे हैं। यहाँ हमने हाइपर इन्फ्लेशन को पढ़ा लिया। अब हम लोग नेक्स्ट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन में आते हैं, वो है क्रिपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है। हाइपर में इन्फ्लेशन की दर बहुत तेजी से बढ़ती है, यानी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति होती है। तो यहाँ जस्ट उसका उल्टा होता है। क्रिपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है मंद मुद्रास्फीति। वहाँ स्फीति दौड़ रही थी, यहाँ पर मुद्रास्फीति रेंग रही होगी, यानी बहुत स्लो स्पीड में चल रही होगी, तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिपिंग इन्फ्लेशन को रेंगती हुई मुद्रास्फीति, यानी वेरी स्लो रेट, यानी कि जो इन्फ्लेशन की बढ़ने की रफ्तार है वो बहुत धीमी है। तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन की स्थिति में होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य इतनी धीमी गति से बढ़ते हैं कि हमारी मुद्रा की क्रय क्षमता पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होता कि हमारी मुद्रा की खरीदने की क्षमता बहुत तेज़ी से घट रही है। यानी कि मूल्यों में इतनी सामान्य वृद्धि होती है कि हमारे मुद्रा की क्रय क्षमता पर, जो खरीदने की क्षमता है, उस पर बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता। ये स्थिति ऑलवेज किन इकोनॉमीज में देखने को मिलेगी? जो डेवलप्ड इकोनॉमी है। ऐसा इसलिए है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्रिपिंग इन्फ्लेशन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर बहुत तेजी से बढ़ता नहीं। पहला कारण, ऐसा होने का पहला कारण ये है कि वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो तकनीकी रूप से इतने सक्षम होते हैं कि वो अपनी सप्लाई साइड को ऑलवेज मेंटेन रखते हैं और डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर को बढ़ने नहीं देते। और जब डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर नहीं बढ़ रहा होगा तो प्राइस भी स्टेबल रहते हैं। इस वजह से उनकी मुद्रा की क्रय क्षमता ऑलवेज बनी रहती है, उसमें बहुत धीमी गति से जो है उसकी क्रय क्षमता में प्रभाव पड़ता है। तो इस स्थिति को हम क्रिपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पर आपको कुछ स्थितियों में अगर आप देखें तो ना तो इतनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो कि आपकी मुद्रा की क्रय क्षमता बिल्कुल शून्य हो जाए, और ना ही इतनी धीमी गति से इन्फ्लेशन हो रहा हो कि आपको महंगाई का एहसास ही ना हो। यानी कुल मिला के गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है हाइपर और क्रिपिंग के बीच की स्थिति, यानी कि मुद्रा की क्रय क्षमता ना तो इतनी तेजी से प्रभावित हो कि आप अपनी करेंसी को आपकी जो करेंसी है, जो आपके देश में प्रचलित मुद्रा है, वो कुछ खरीदने की क्षमता ही शून्य हो जाए, ऐसी भी स्थिति नहीं होगी। और ना ही ऐसी स्थिति होगी कि आपको महंगाई का असर ही ना पड़े, यानी आपकी दिन प्रतिदिन आपकी कहीं ना कहीं मुद्रा की क्रय क्षमता कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही होगी और इसका आपको एहसास भी हो रहा होगा। तो आप देख रहे होंगे कि हाइपर और क्रिपिंग के बीच की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और ऐसी स्थिति किन देशों में देखने को मिलेगी? ऐसी स्थिति
डेवलपिंग इकोनॉमीज में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हाइपर है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में देखने को मिल गई, जो क्रिपिंग इन्फ्लेशन है वो डेवलप्ड इकोनॉमी में देखने को मिल गई, और डेवलप्ड और डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड के बीच में कौन सी अर्थव्यवस्था है, वो है डेवलपिंग। दैट्स वाई गैलोपिंग इन्फ्लेशन की स्थिति आपको डेवलपिंग इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। इट मीन्स भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमारे देश में आपको गैलोपिंग इन्फ्लेशन साफ साफ देखने को मिलेगा। यानी महंगाई इतनी भी तेजी से नहीं बढ़ रही है कि हमने हमारे 10 के नोट या 5 के नोट कुछ भी खरीदने में सक्षम नहीं, कुछ ना कुछ तो आज भी खरीद पा रही है, और ना ही इतनी स्लो है कि हमें पता ही नहीं चल रहा महंगाई है। हम दिन रात बोलते रहते हैं कि आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आज गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए। तो यानी हम कहीं ना कहीं महंगाई से प्रभावित भी होते हैं, और इतनी भी तेजी से प्रभावित नहीं हुए हैं कि हमारी मुद्रा की क्रय क्षमता बिल्कुल शून्य होती चली जा रही है। प्रभावित हो रहे हैं लेकिन इतनी तेजी से नहीं जितनी कि हाइपर इन्फ्लेशन वाली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति को ही हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो काइंड ऑफ इन्फ्लेशन है उसके बारे में देखते हैं। ये स्क्यूफ्लेशन की स्थिति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्क्यूफ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं जब किसी इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्ट में आपको इन्फ्लेशन भी देखने को मिले और कुछ प्रोडक्ट में डिफ्लेशन भी देखने को मिले। यानी जब किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक साथ देखने को मिले तो उस स्थिति को ही हम स्क्यूफ्लेशन की स्थिति कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। स्क्यूफ्लेशन की स्थिति में कुछ प्रोडक्ट में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और कुछ प्रोडक्ट में आपको डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। इज इक्वल टू ही स्क्यूफ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब डिमांड क्या हो जाए ज्यादा और सप्लाई क्या हो जाती है कम, तो प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो ये स्थिति किसकी बनती है? इन्फ्लेशन की। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इस स्थिति में वस्तुओं के दाम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा डिफ्लेशन है। तो यहाँ अगर प्राइस बढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर प्राइस घट रहे होंगे। मैं यहाँ पर इस चीज को और क्लियर कर दूं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पॉजिटिव माना जाता है, जबकि इकोनॉमी के लिए डिफ्लेशन की स्थिति बहुत नेगेटिव मानी जाती है। क्योंकि ये बात सही है कि चीज़ों के दाम तो घट जाएंगे, लेकिन दाम घटने की वजह से जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस होने लगता है और वो नए निवेश के लिए प्रेरित नहीं होगा। और अगर वो नया निवेश नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम, एक्सपोर्ट सब कुछ प्रभावित होगा। तो इस वजह से हम इन्फ्लेशन को जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा मानते हैं अगर वो एक निश्चित दर से बढ़े। इंडिया के रिस्पेक्ट में इन्फ्लेशन के बारे में बात कर लीजिए तो ऑन एन एवरेज हम 4% इन्फ्लेशन को सही मानते हैं, +2 -2। +2 का मतलब है 6% और -2 का मतलब है 2%। यानी कि 4% अगर भारत की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बनी है तो ये हमारे लिए सुखदायक है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, विकास की संभावनाएं तीव्र होती हैं। जो क्राइटेरिया रखा गया है 2% से 6% की रेंज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये लक्ष्य रखा गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में परफेक्ट इन्फ्लेशन रेट के लिए या हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी इन्फ्लेशन रेट की मौजूदगी में अपने विकास को बनाए रख सकती है। तो हमारे लिए 4% एवरेज है। -2 का मतलब क्या हुआ? 2 से 6 के बीच में अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो ये हमारे लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि स्क्यूफ्लेशन क्या होता है। तो स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक साथ एग्जिस्ट करे, तो इस स्थिति को ही हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कुछ चीज़ों में प्राइस भी बढ़ रहा हो, कुछ चीज़ों में प्राइस घट भी रहा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइस बढ़ने की बात करें तो हमारे यहाँ तेजी से फूड आइटम्स के प्राइस क्या होते हैं? आप देखते हैं कि तेजी से बढ़ रहे होते हैं। पल्सेस के दाम बढ़ रहे हैं, व्हीट के दाम बढ़ रहे हैं, राइस के दाम बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे वेजिटेबल्स के दाम बढ़ रहे हैं, मिल्क के दाम बढ़ रहे हैं। तो जो फूड ग्रेन्स हैं या एसेंशियल गुड्स हैं उनके दाम तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन रादर देन अगर आप दूसरे एस्पेक्ट में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इनके प्राइस क्या होते हैं? कम होते जा रहे हैं।
आप देख रहे होंगे कि जो टीवी, फ्रिज, एसी पहले जो 40,000, 50,000, 30,000 का मिल रहा था, आज आपको 20-22,000 में एसी मिल रहा है। डबल डोर की फ्रिज जो 30-35,000 की थी वो आपको 15-20,000 की मिल रही है। जो मोबाइल, एप्पल का मोबाइल 99,000, 1 लाख तक का था, वो आपको 50 से 54,000 में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट में आपको प्राइस तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे, तो कुछ प्रोडक्ट में आपको प्राइस घटते हुए भी दिखेंगे। यानी इकोनॉमी में दोनों स्थितियां एक साथ चल रही हैं, दोनों ही स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं कि उस इकोनॉमी में स्क्यूफ्लेशन की स्थिति है। अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में देखें तो भारत के रिस्पेक्ट में स्क्यूफ्लेशन की स्थिति इंडियन इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगी। आप अगर बिग बाजार जाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों के दाम तेजी से बढ़ रहे होंगे, तो कुछ चीज़ों के दामों में बहुत भारी छूट दी गई होगी। तो आप देख रहे होंगे कि आपको दोनों ही स्थितियां एक साथ देखने को मिल रही होगी। तो ये हो गया स्क्यूफ्लेशन की स्थिति। अब हम लास्ट टॉपिक में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैगफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन के जो प्रकार का सबसे अंतिम जो प्रकार है वो है स्टैगफ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया के रिस्पेक्ट में इस टर्मोलॉजी का बार बार यूज किया जाता है। तो पहले समझते हैं स्टैगफ्लेशन होता क्या है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पर गतिहीन, जहां पर अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई। स्टैग्नेंस का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना, कांस्टेंट हो जाना, यानी गति अर्थव्यवस्था ना करे, तो उस स्थिति को ही हम स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा कि क्यों स्टैगफ्लेशन की स्थिति इंडिया के संदर्भ में बोली जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन ऑलवेज इंक्रीज, यानी मुद्रास्फीति की दर उस समय इकोनॉमी में बनी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमी की यानी जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी या तो कांस्टेंट हो जाएगी या फिर पहले की तुलना में कम होने लग जाएगी। यानी कि कांस्टेंट का मतलब 2000 मान लीजिए 18-19 में भी आप 6% की ग्रोथ रेट में थे, तो 2019-20 में भी आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 6% है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट होना। कम होने का मतलब क्या है, 2018-19 में आप 6% थे और 2019-20 में आप घट के 4% हो गए। तो यानी कि इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, या पहले की तुलना में जीडीपी की ग्रोथ रेट में गिरावट आने लगे, तो उस स्थिति को ही कहते हैं कि इकोनॉमी में गतिहीनता आ गई है, स्टैग्नेंस आ गई है, अर्थव्यवस्था थम सी गई है, रुक सी गई है। तो जरा इस चीज को थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि जब किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो इसका मतलब है कि वहां पर प्राइस बढ़ रहा है, और जब प्राइस बढ़ता है तो हम मान के चलते हैं कि प्रोड्यूसर को जो उस वस्तु का को निर्मित कर रहा है उसको अच्छे मूल्य मिल रहे हैं, यानी वो प्रॉफिट में है। और अगर वो प्रॉफिट में है तो वो इन्वेस्टमेंट जरूर करेगा, और जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो दो चीजें जरूर होंगी, एक प्रोडक्शन बढ़ेगा और दूसरा काम एम्प्लॉयमेंट का बढ़ेगा। तो आप देखेंगे अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है हमारे देश में जीडीपी भी बढ़नी चाहिए, यानी अगर सामान बन रहा है तो जीडीपी का मतलब ही होता है एक वित्तीय वर्ष में आपने कितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया। तो होना तो ये चाहिए कि इन्फ्लेशन होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है। हो कैसा रहा है कि इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ रेट पहले की तुलना में कम हो रही है या स्थिर हो गई है। तो इसी स्थिति को हम कहते हैं कि इकोनॉमी में स्टैग्नेंस आ गया। आप अगर इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में देखें तो अभी हाल फिलहाल की जो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 आई है उसमें आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में आपको ठीक ठाक दिख रहा है। 5-6% की इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी हमारे जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो लगातार गिर रही है। और आप देख रहे होंगे कि अब भारत
5% की ग्रोथ रेट में आ चुका है, यानी औसतन जो हमारी बढ़ने की रफ्तार है वो 5%। एक टाइम था जब हम 2007, 8, 9 की बात करते थे तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 8 से 8.5% होती थी। अभी हाल ही में 2016, 17, 18 में भी हमने 8% के आसपास जीडीपी की ग्रोथ रेट देखी है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट निगेटिवली अफेक्ट कर रही है। तो इसी स्थिति को हम कहते हैं कि इकोनॉमी में स्टैग्नेंस आ गया, इकोनॉमी शिथिल पड़ गई है, स्थिर हो गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंडिया के रिस्पेक्ट में भी आप कह सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टैगफ्लेशन की मार से जूझ रही है, या कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने जितने भी काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन थे उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया था कि इन्फ्लेशन के कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमने हाइपर इन्फ्लेशन का बताया, यानी यहाँ पर मुद्रास्फीति की जो दर है, बढ़ने की रफ्तार है, वो 2 से 3 अंक से बढ़ती है। और यहाँ पर क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है इसलिए वहाँ की जो प्रचलित मुद्रा है उसकी क्रय क्षमता बहुत तेजी से प्रभावित होती है, लगभग शून्य होने लग जाती है। इसलिए वहाँ के लोग अपनी उस प्रचलित मुद्रा से कोई वस्तु खरीदने की स्थिति में नहीं होते। तो ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं कि वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन है। मैंने लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको वेनेजुएला और ईरान का दिया। नेक्स्ट हमने क्रिपिंग इन्फ्लेशन की बात की। मैंने कहा जस्ट उल्टा होता है हाइपर के, वहाँ पर मुद्रास्फीति तेजी से दौड़ रही होती है और यहाँ पर मुद्रास्फीति रेंग रही होती है, यानी स्पीड बहुत स्लो होती है। ऐसी स्थिति आपको डेवलप्ड इकोनॉमी में देखने को मिलेगी जहाँ पर वस्तुओं की मूल्य इतनी तेजी से नहीं बढ़ते कि उनकी क्रय क्षमता, उनकी जो प्रचलित करेंसी है उसकी क्रय क्षमता बहुत तेजी से प्रभावित हो, यानी मुद्रास्फीति बहुत सामान्य स्थितियों में बढ़ रही है। उनके ऊपर महंगाई का उनकी इनकम पर या उनकी परचेजिंग कैपेसिटी पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और ये स्थिति आपको डेवलप्ड देशों में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी कंट्रोल है और साथ ही साथ में वहाँ टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर वो कम रखते हैं और इस वजह से प्राइस तेजी से बढ़ने नहीं देते। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। मैंने कहा हाइपर और क्रिपिंग के बीच की स्थिति होती है। ना तो मुद्रा स्थिति इतनी तेजी से बढ़े कि प्रचलित मुद्रा से की परचेजिंग कैपेसिटी समाप्त हो जाए और ना ही इतनी स्लो गति से इन्फ्लेशन बढ़े कि हमें महंगाई का एहसास ही ना हो। तो ऐसी स्थिति को ही हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं और ये डेवलपिंग इकोनॉमी में देखने को मिलती है। और क्योंकि भारत डेवलपिंग इकोनॉमी की श्रेणी में आता है, दैट्स वाई आपको गैलोपिंग इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब इकोनॉमी में कुछ चीज़ों में, कुछ प्रोडक्ट में प्राइस बढ़ा भी हो और कुछ प्रोडक्ट में प्राइस घट भी रहा हो, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति का एक साथ अर्थव्यवस्था में पाया जाना आपको स्क्यूफ्लेशन की स्थिति, उस अर्थव्यवस्था में स्क्यूफ्लेशन की स्थिति को दर्शाता है। और इंडिया में आपको ये स्क्यूफ्लेशन की स्थिति देखने को मिलेगी। अब लास्ट हमने स्टैगफ्लेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह के मैंने ये पढ़ाया भी था। और स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था में महंगाई होने के बावजूद भी जीडीपी की ग्रोथ रेट स्थिर हो जाए या पहले की तुलना में कम हो जाए। ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है कि महंगाई का भी कंज्यूमर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है वो धीमा होने की वजह से ना तो रोजगार बढ़ रहा है ना लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। तो इस वीडियो में आपने महंगाई के प्रकार को हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में 2 तरीके के इम्पैक्ट हम डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। आप इन टॉपिक का रिवीजन ज़रूर करें और इस वीडियो में इतना ही। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।